सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि श्रेक एकेडमी की अंतिम समीक्षा में गु युए को अन्यायपूर्ण रूप से बाहर कर दिया जाता है, जिस पर तांग वूलन अपने साथियों सहित प्रवेश त्यागने का साहसिक निर्णय लेता है। उनकी एकजुटता और सत्यनिष्ठा देखकर अंततः खुलासा होता है कि बुजुर्ग ही उनके गुरु हैं और ये सब उनकी परीक्षा थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एल्डर काई हक्का बक्का रह गई। बकवास बंद करो। तुम तो एक अकेले रहने वाले बूढ़े सन्यासी हो जिसकी कोई पत्नी तक नहीं है। तुम्हें पोती कहाँ से मिल गई? जुओशी ने ठंडे स्वर में कहा, ये लड़की सही कह रही है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम क्या कहते हो। आज मैं इन चारों बच्चों को श्रेक अकेडमी में शामिल कराना चाहता हूँ। मत भूलो, अंतिम स्कोर हम तीनों मिलकर तय करते हैं। तुम कहते हो कि गु युए 1 अंक की हकदार है और मैं मानता हूं कि उसने कम से कम 4 अंक कमाए हैं। इससे उसे बाहरी प्रांगण में प्रवेश मिल जाना चाहिए। अपनी बेतुकी बातें बंद करो। एल्डर काई की आवाज क्रोध से टपक रही थी। हमने ये पहले ही तय कर लिया था। अब तुम क्या नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं इनकार करती हूँ। तांग वूलन ने सिर झुका लिया। उसके दिल में संदेह की एक लकीर उभर आई। ये ग्रैंड टीचर तो कितनी जल्दी अपना मन बदल गई। तो फिर तुम्हें मानने के लिए क्या चाहिए? साफ था कि जुओशी उसकी जिद से खुश नहीं था। एल्डर काई ने उसे ऐसी ठंडी नजर से देखा मानो जमा देने वाली हो। क्या तुम भूल गए हो कि हमने तांग वूलन से पूरक परीक्षा क्यों करवा रहे हैं? जुओशी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे अचानक समझ आ गया हो, और वो मुड़कर तांग वूलन की ओर देखने लगा। सही, पूरक परीक्षा। श्रेक अकेडमी के नियमों के अनुसार यदि कोई छात्र सभी परीक्षाओं में पूर्ण अंक प्राप्त करता है तो वो एक अनुरोध कर सकता है। तांग वूलन, जिन 7 परीक्षाओं में तुम्हें अंक मिले हैं उनमें तुम इस रास्ते पर हो। बस एक और पूर्ण अंक चाहिए और तुम उस लड़की के लिए एक अतिरिक्त अंक मांग सकते हो। तांग वूलन ने जुओशी से एल्डर काई की ओर देखा। लेकिन चौथी परीक्षा? एल्डर काई बोली, ठीक है, चौथी परीक्षा के लिए मैं तुम्हें 10 अंक दूंगी। यदि तुम पूरक परीक्षा में 5वीं परीक्षा के लिए पूर्ण अंक हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी 10वीं परीक्षा भी पूर्ण अंकों की ही मानी जाएगी। 5वीं परीक्षा? दूसरी पेशेवर परीक्षा? हालांकि तांग वूलन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, फिर भी उसने बिना देर किए सिर हिला दिया। ठीक है, मैं पूरक परीक्षा दूंगा। पूरे समय गु युए चुप रही। तांग वूलन पीछे से उसे उंगली हिलाकर शांत रहने का इशारा कर रहा था और उसने आज्ञाकारी रूप से ऐसा ही किया। वो मूर्ख नहीं थी। बेशक वो श्रेक अकेडमी में प्रवेश चाहती थी। इसके अलावा यदि उसे जबरदस्ती बाहर किया गया तो उसके दोस्त भी उसका साथ देंगे, जिससे उनके भविष्य को नुकसान होगा। तुम्हारा दूसरा पेशा क्या है? क्या तुम्हें भरोसा है? जुओशी ने आंखें सिकोड़कर पूछा। लोहार, तुम मेरे साथ चलो। तीनों एल्डर उसे एक कमरे में ले गए और कर्मचारियों को फॉजिंग टेबल और दुर्लभ मेटल लाने का आदेश दिया। जुओशी, एल्डर काई और एल्डर ली एक ओर से खड़े हो गए, जबकि तांग वूलन के साथी उसके पीछे से सब देख रहे थे। वो फॉजिंग टेबल के पास पहुंचा और फिर आंखें बंद कर ली। लगातार परीक्षाओं के बाद तांग वूलन मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक चुका था। उसे न केवल अपना ख्याल रखना था बल्कि अपने साथियों पर भी नजर रखनी थी, ताकि उन सभी को श्रेक एकेडमी के दरवाजों के भीतर पहुंचा सके। ये सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर भारी बोझ की तरह थी, और वो अभी 14 साल का भी नहीं था। भले ही वो अपने हमउम्र बच्चों से अधिक परिपक्व था, फिर भी वो एक बच्चा ही था। वो चुपचाप खड़ा सोचता रहा। आमतौर पर आत्मा परिष्करण के लिए लोहार के पास 4 आत्मा वलय होने चाहिए थे, लेकिन उसकी जन्मजात दिव्य शक्ति और फॉजिंग की प्रतिभा के कारण मू चेन ने कहा था कि वो 3 वलयों के साथ भी प्रयास कर सकता है। आत्मा परिष्करण में आत्मा शक्ति को धातु से जोड़ना पड़ता था, धातु में आत्मा का संचार करना। 1000 परिष्करण धातु में छिपी पूरी क्षमता को बाहर निकालता था, लेकिन आत्मा परिष्करण धातु को मूल स्तर पर ही बदल देता था। सफल होने के लिए तांग वूलन के शरीर और मन का पूर्ण सामंजस्य आवश्यक था और उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए था। पूर्णता के उस क्षण में उसे धातु में जीवन फूंकना था। वास्तव में मू चेन में यही कहा था कि आत्मा परिष्करण का अर्थ है जीवन की रचना करना। तांग वूलन ने अपने गुरु के मूल्यांकन को याद किया और आवश्यक तकनीकों की समीक्षा की। असंख्य विदृश्य उसके मन में चमकने लगे। वो पूरे 15 मिनट तक बिना हिले खड़ा रहा। किसी ने उसे जल्दी नहीं की। तीनों एल्डर मौन में देखते रहे। अंत में जुओशी ने एल्डर काई की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें क्या हो गया है? इतना पागलपन क्यों कर रही हो?
अब तो शांत हुई। क्या तुम यही नहीं थे जिसने ज़ैंगकोंग को इतना जिद्दी बनना सिखाया था? तो फिर तुम खुद क्या हो? इतनी ऊंची शर्त रखकर तुम क्या हासिल करना चाहती हो? सच में 5वां दर्जा? पिछली बार देखा था तो पूर्ण अंक के लिए तीसरे दर्जे का दूसरा पेशा काफी था। क्या तुम समझती हो कि वो कोई बाल प्रतिभा है? 13 साल के 5वें दर्जे के पेशेवर के बारे में कब सुना है? एल्डर काई के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तुमने पहले इतनी कमजोर बहाने से ये स्थिति बनाई, तो फिर अगर मैं इसे एक कदम आगे बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इसके बाद तुम कुछ स्पष्टीकरण दे ही सकते हो। इन्हें रुकवाना क्या मुश्किल है? ये बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व हैं। उसने आंखें घुमाई। अगर हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते रहें तो उन्हें चुनौतियां देनी होंगी। कम उम्र में जितना दबाव झेलेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे। तांग वूलन इनमें सबसे ज्यादा सहनशील है। उसे तंग हालात में डाले बिना हम उसकी पूरी क्षमता कैसे निकालेंगे? तुम्हें पता है ना, चौथी परीक्षा में उसने सुनहरी आत्मा वलय दिखाया था। 9वीं परीक्षा में भी तुमने उसे काम करते देखा। उसके पास डस्क ग्लॉ रेड क्लॉ बेयर की आत्मा कला है, तो वो क्या नहीं कर सकता? अगर तुम उसे मजबूर नहीं करोगे तो क्या वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा? जुओशी ने ठंडे स्वर में कहा, चलो देखते हैं। उसी क्षण तांग वूलन ने आंखें खोली। उनकी गहराई में बैंगनी रोशनी चमक रही थी। वो मेटल्स की शेल्फ की ओर झपटा और एक ऐसा इंगट उठाया जिससे वो भली भांति परिचित था। हैवी सिल्वर। हैवी सिल्वर वही पहली धातु थी जिसे उसने 1000 परिष्कृत किया था, और इस बार भी उसने उसी को चुना। उसने उसे फॉजिंग टेबल पर रखा और एक बटन दबाकर उसे भट्टी में उतार दिया ताकि वो तप सके। क्षण भर में उसके हाथों में हैवी सिल्वर के हथौड़े प्रकट हो गए। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और उंगलियों से हथौड़ों पर फैली नसों सी रेखाओं को महसूस करने लगा, जैसे उसका खून उनमें पिघलकर समा रहा हो। उस क्षण वो अब सोल मास्टर तांग वुलिन नहीं था, बल्कि लोहार तांग वुलिन था। वो 3 वर्षों से चौथे दर्जे पर ही अटका हुआ था, लेकिन उसने लगातार फोर्जिंग करते हुए चौथे दर्जे की नींव को मजबूती से सुदृढ़ किया था। तांग वुलिन की आंखें अचानक खुलीं। एक बटन दबाते ही पिघला हुआ हैवी सिल्वर सामने प्रकट हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी पीठ सीधी की। ये बच्चा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, एल्डर काई ने झोशी से कहा। झोशी भी ये बात महसूस कर चुके थे। उसका आत्मविश्वास और स्थिरता देखकर लगता है कि उसे किसी बेहतरीन गुरु ने सिखाया है। उसकी क्षमता और आधार को देखकर मैं ये देखने को उत्सुक हूँ कि वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मैंने सुना है कि ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की सबसे बड़ी प्रतिभा एक युवती है, मूशी, जो 20 वर्ष की भी नहीं है और पहले ही चौथे दर्जे की लोहार है। लगता है मुझे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन जाना पड़ेगा और इस बच्चे के लिए एक अच्छा गुरु ढूंढना होगा। शायद वो भी मूशी के स्तर तक पहुंच सके। तांग वुलिन ने फोर्जिंग शुरू की। 3 साफ और तीखे टंकार पूरे कमरे में गूंज उठे जब उसने हथौड़े से धातु पर हल्की चोट की और सन्नाटा टूट गया। शक्ति तांग वुलिन के पैरों में इकट्ठा हुई, उसकी रीढ़ से होती हुई भुजा और फिर कलाई तक पहुंची। उसने अपने शरीर को घुमाया, हवा सीटी बजाती हुई निकल गई और उसी क्षण उसने दोनों हथौड़ों को विस्फोटक प्रहार के साथ नीचे दे मारा। धम धम 2 जोरदार धमाकों से पूरा कमरा और खिड़कियों के शीशे कांप उठे। हे भगवान, ये फोर्जिंग कर रहा है या उस मेज को तोड़ना चाहता है? झूशी की आंखों में आश्चर्य चमक उठा, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में उस प्रहार की गूंज महसूस की। वे तुरंत भौएं सिकोड़ते हुए एक अजीब सी आभा छोड़ते हैं, जिससे उस कंपन को दबा दिया। तांग वुलिन घूम गया। हथौड़ों से लौटती प्रतिक्रिया शक्ति का उपयोग करते हुए उसने पहले से भी ज्यादा उग्र प्रहार किया। कमरा धमाकों की गूंज से भर गया, लेकिन ध्यान से सुनने पर उन तेज धमाकों के बीच धीमी और टूटी सी गड़गड़ाहट भी सुनाई देती थी। धीरे धीरे तेज गर्जना और मध्यम गूंज एक अद्भुत लय में मिल गई। हर वार उग्र और बहरे कर देने वाला था, फिर भी वो सुनने वालों के रक्त को उबाल देता और उंगलियों में झंझनाहट भर देता। तांग वुलिन लगातार पूरी शक्ति से हथौड़े बरसाता रहा। उसके प्रचंड प्रहारों के नीचे हैवी सिल्वर सिकुड़ने लगा। उस पर सूक्ष्म परिवर्तन उभरने लगे और एक मंद लेकिन चमकदार आभा दिखाई देने लगी। झूशी ने भौएं सिकोड़ी और एल्डर काई की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपने कभी ऐसी फोर्जिंग देखी है? मुझे याद नहीं कि लोहार इस तरह काम करते हो। एल्डर काई भी उतनी ही हैरान थी। मैं सहमत हूँ, ये सामान्य फोर्जिंग तकनीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ जानी पहचानी लगती है। ये उग्र दिखती है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म लय है। क्या तुम सुन रही हो? इस बच्चे के हथौड़े साधारण नहीं है, इसमें स्टैक्ड हैमर प्रभाव है और वो इसे पूरी तरह नियंत्रित कर पा रहा है। ये कम से कम तीसरे दर्जे का लोहार है। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन ने 13 वर्ष के तीसरे दर्जे के लोहार को इतनी अच्छी तरह छुपा कर रखा, वाकई कमाल है। झुओशी मुस्कुराए, उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था।
जैसा कि मेरे ग्रैंड डिसाइपल से उम्मीद थी। एल्डर काई ने आंखें घुमा दी। हाँ, तुम्हारा ग्रैंड डिसाइपल, बस उस लड़की को लेकर मुझसे झगड़ा मत करना, झुओशी ने ठंडे स्वर में कहा। वो भी मेरी ही ग्रैंड डिसाइपल है, और वैसे भी तुम्हारा उसके साथ रिश्ता पहले से ही काफी खराब है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार करेगी। कहते हैं ना, स्वर्ग की आपदा से बचा जा सकता है, लेकिन स्वयं के पापों से नहीं। उनकी बातचीत के दौरान भी तांग वुलिन के हथौड़े और तेज होते जा रहे थे। वे बवंडर की तरह घूमते हुए बिना रुके हेवी सिल्वर पर बरस रहे थे। धातु तेजी से सिकुड़ रही थी, उसकी नसें और रेखाएं और स्पष्ट हो गई थीं, और जोरदार धमाके अब साफ तीखे टन टन में बदल रहे थे। ये इस बात का संकेत था कि धातु मूल स्तर पर रूपांतरित हो रही थी। श्रेक एकेडमी के तीनों एल्डर अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी लोहार नहीं था। यदि मू चेन वहां मौजूद होते तो वे पूरी तरह अवाक रह जाते। तांग वुलिन ने 10 प्रहारों में शत परिशोधन पूरा कर लिया। उसके हथौड़े हर वार के साथ और गति पकड़ते गए, और अंत में 48वां प्रहार गिरा। एक विस्फोट ने हवा को चीर दिया, और उसके तुरंत बाद चांदी की रोशनी का एक ऊंचा स्तंभ आकाश की ओर उठ गया। सभी ने सुना। हेवी सिल्वर मानो खुशी से गा रहा हो, जैसे कोई दहाड़ता हुआ सिल्वर ड्रैगन ऊपर उठ रहा हो। तांग वुलिन की भुजाएं अंततः रुक गई, उसकी आंखें बैंगनी चमक से भर गईं, और उसके नीचे से 2 बैंगनी सोल रिंगें उभरी। उसने आत्मा के साथ शत परिशोधन किया। ये प्रथम स्तरीय शत परिशोधित है। एल्डर ली ने चुप्पी तोड़ दी। उनकी आंखों में गहरा आघात और विस्मय था। हालांकि झुओशी और एल्डर काई लोहार नहीं थे, लेकिन शक्तिशाली विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें ब्लैकस्मिथिंग की मूल समझ थी। वे भी स्तब्ध रह गए। चौथे दर्जे के लोहार को कम से कम द्वितीय स्तरीय शत परिशोधन करना होता है, लेकिन इस हेवी सिल्वर में आत्मा थी, और ये प्रथम स्तरीय था। इसका अर्थ था कि तांग वुलिन चौथे दर्जे की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये उसकी युद्ध क्षमता या नेतृत्व से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। उसके लिए राक्षस शब्द भी कम था। वे ऐसा राक्षस था जो बाकी सभी राक्षसों से आगे निकल चुका था। तांग वुलिन की आंखों से बैंगनी प्रकाश फूटा। वो धातु के पास गया और हल्के से उसे थपथपाया। एक साफ मधुर टनक की आवाज गूंज उठी, मानो प्रत्युत्तर में हेवी सिल्वर ने भी गान किया। इसके बाद दृश्य पूरी तरह बदल गया। तांग वुलिन धातु के चारों ओर घूमने लगा और हल्के हल्के प्रहार करने लगा। हर वार के साथ सफेद रोशनी की एक चिंगारी निकलती, क्योंकि उसने अपने हथौड़ों में सोल पावर भर दी थी। उसी समय ब्लू सिल्वर ग्रास तपती हुई धातु के चारों ओर लिपट गई। उसकी बेलें जलकर सिकुड़ने लगी, लेकिन तांग वुलिन के चेहरे पर भाव तक नहीं बदला। वो शांत भाव से घूमता रहा और हल्के प्रहार करता रहा। तुम दोनों ने मामला बिगाड़ दिया है, एल्डर ली ने झुओशी की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर ली ने गंभीर स्वर में समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा संसार के इतिहास का सबसे महान ब्लैकस्मिथिंग जीनियस है। 13 वर्ष की उम्र में चौथे दर्जे की चरम सीमा, ये अविश्वसनीय है। लेकिन अब वो स्पिरिट रिफाइनिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये 1000 परिशोधन से बिल्कुल अलग होता है। इसमें मार्शल सोल को पुल बनाकर धातु में जीवन प्रवाहित करना होता है। आत्मा मिलने पर धातु केवल प्रथम स्तरीय शत परिशोधित होती है, लेकिन यदि उसमें जीवन भी जुड़ जाए तो वो बिल्कुल अलग स्तर होता है। ये तभी संभव है जब लोहार के पास पर्याप्त सोल पावर हो। आमतौर पर 4 सोल रिंग से पहले कोई लोहार स्पिरिट रिफाइनिंग के बारे में सोचता तक नहीं, और तब भी असफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। ये प्रक्रिया मन, जीवन शक्ति और धातु तीनों के सामंजस्य की मांग करती है और अत्यंत मानसिक दबाव डालती है। इस बच्चे के पास तो केवल 2 सोल रिंग्स है। वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। यदि वो असफल हुआ तो उसे भयानक प्रतिघात झेलना पड़ेगा, जिससे उबरना असंभव भी हो सकता है। एल्डर ली ने कराहते हुए कहा। इससे उसका भविष्य नष्ट हुआ तो तुम्हें फेंग वुयू का क्रोध झेलना पड़ेगा। झुओशी घबरा गए। क्या हम उसे अब रोक सकते हैं? एल्डर ली ने असहाय होकर सिर हिला दिया। नहीं, अब वो अपने जीवन बल को धातु से जोड़ चुका है। अब जरा सी भी बाधा उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब बस यही दुआ करते हैं कि ये असफलता उसके लोहार जीवन का अंत न बन जाए। झुओशी घूमकर एल्डर काई पर बरस पड़े। ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन एल्डर काई भी चुप नहीं रही। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे कैसे पता होता कि लोहार इतने अजीब होते हैं, या ये बच्चा इतना बड़ा राक्षस है कि अब 5वें दर्जे की कोशिश कर सकता है? इन सब चर्चाओं से अनजान तांग वुलिन पूरी तरह अपने संसार में डूबा हुआ था। 1000 परिशोधन के बाद धातु को आत्मा से बुद्धि की एक चिंगारी मिलती है, और उस चिंगारी को जीवन में बदलने का कार्य मार्शल सोल करता है।
हृदय हथौड़ा बने, मार्शल सोल मार्गदर्शक बने, मन, आत्मा और धातु 10,000 जीवन परिशोधनों में एक हो जाएं। यही था स्पिरिट रिफाइनमेंट। स्पिरिट रिफाइनिंग और 1000 रिफाइनिंग के बीच का अंतर दिन और रात जैसा था। ठीक वैसे ही जैसे एक शब्द वाले बैटल आर्मर और 2 शब्द वाले बैटल आर्मर की शक्ति में अंतर होता है। एक बार स्पिरिट रिफाइनिंग हो जाने पर धातु एक बिल्कुल नए स्तर पर ऊर्ध्वीकृत हो जाती थी। इसी कारण 5वें दर्जे के ब्लैकस्मिथ बेहद दुर्लभ थे और उसी स्तर के मेका कारीगरों या डिजाइनरों से कहीं अधिक सम्मानित माने जाते थे। 5वें दर्जे में प्रवेश करने के लिए तांग वुलिन को केवल एक बार सफलतापूर्वक स्पिरिट रिफाइन करना था। ये किसी भी ब्लैकस्मिथ के जीवन का एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता था। 3 साल पहले मंग तियान ने यह प्रयास किया था, यद्यपि वो सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। तांग वुलिन को ये पता नहीं था कि इस प्रक्रिया में मंग तियान को कई गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं और उसके बाद वो और उन्नत फोर्जिंग सहन करने में असमर्थ हो गया था। यदि मू चेन वहां मौजूद होते तो वे कभी भी तांग वुलिन को स्पिरिट रिफाइनिंग की अनुमति नहीं देते। इस प्रक्रिया में ब्लैकस्मिथ के मानसिक बल पर अत्यधिक दबाव पड़ता था और तांग वुलिन के वर्तमान स्तर के किसी भी सोल मास्टर के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता था। सौभाग्य से तांग वुलिन कोई साधारण ब्लैकस्मिथ नहीं था। अपने समकक्षों की तुलना में उसकी आध्यात्मिक शक्ति कहीं अधिक थी, 200 अंकों से भी ऊपर। इसी के सहारे वो अपने मन को शांत रख सका और पूरी आत्मा लगाकर फोर्जिंग में डूब गया। भारी चांदी के साथ अपने जुड़ाव में डूबते हुए वो उसकी खुशी और झिझक को महसूस कर सकता था। वो अगले चरण में जाने से डर रही थी, लेकिन तांग वुलिन ने उसे धीरे धीरे प्रोत्साहित किया। एक कदम स्वर्ग की ओर, जीवन की 10,000 रिफाइनिंग। जीवन की 10,000 रिफाइनिंग का अर्थ था धातु से निरंतर जुड़ाव बनाए रखना। हर एक हथौड़े की चोट धातु की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उसमें सोल पावर भरती, जिससे उसे जीवन प्राप्त होता। धातु में बुद्धि का विकास आत्मा जानवरों के विकास जैसा ही था। एक 10 वर्षीय आत्मा जानवर और एक सामान्य जानवर की बुद्धि में थोड़ा ही अंतर होता था, लेकिन जैसे ही आत्मा जानवर 1000 वर्षीय स्तर पर पहुंचता, उसकी बुद्धि तेजी से बढ़ती थी और जब वो 10,000 वर्षीय स्तर को पार करता तो उसकी बुद्धि मनुष्य के बराबर हो जाती थी। उसके बाद वो और अधिक ज्ञान संचित करता था। उच्च स्तर के आत्मा जानवर केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते थे कि उनकी ऊर्जा बढ़ जाती थी, बल्कि इसलिए भी कि उनकी बुद्धि का स्तर ऊंचा हो जाता था। धातु भी इससे अलग नहीं थी। जितनी अधिक उसकी आत्मा प्रबल होती, उतनी ही वो अपना स्वयं का अहंकार विकसित करने और मूलभूत रूप से परिवर्तित होने के करीब पहुंच जाती। अजीब बात यह थी कि तांग वुलिन की कोमल हथौड़े की चोटों के नीचे भारी चांदी कांपने लगी। हर चोट के साथ प्रकाश की एक लहर फूट पड़ी और उसकी सतह पर घूमते हुए बादलों जैसा एक पैटर्न उभरने लगा। जैसे जैसे उसका आकार घटता गया, चांदी और भी चमकदार होती चली गई। ये तांग वुलिन और भारी चांदी के बीच एक सफल आध्यात्मिक संबंध का संकेत था, जो दर्शाता था कि प्रक्रिया अंत तक सुचारू रूप से चल सकती है। अब सवाल केवल इस संबंध को बनाए रखने और भारी चांदी को रूपांतरित कर उसकी रिफाइनिंग पूरी कराने का था। तांग वुलिन ने अपनी सोल पावर को भारी चांदी में प्रवाहित किया, ब्लू सिल्वर ग्रास को सेतु के रूप में उपयोग करते हुए। यद्यपि वो मिस्टीरियस हेवन मेथड से जितनी संभव हो सके उतनी सोल पावर पुनः प्राप्त कर रहा था, फिर भी ये भारी चांदी एक अथाह गड्ढे जैसी थी। ये एक गंभीर समस्या थी। मुझे सफल होना ही होगा। सबकी स्वीकृति मुझ पर निर्भर है। मेरे पास असफल होने का कोई विकल्प नहीं है। 3 साल की शारीरिक साधना और अनुभव का फल अब सामने आ रहा था। उसने अपने शरीर के हर कोने में छिपी शक्ति और कौशल को बाहर खींच लिया। 2 वर्ष पहले से ही वो प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइन करने में सक्षम था। अपनी अथक मेहनत के कारण तांग वुलिन ने कभी भी लापरवाही नहीं की और अपनी नींव को निरंतर मजबूत करता रहा। अब वो चौथे दर्जे की चरम सीमा पर खड़ा था। केवल सोल पावर की कमी उसे नए चरण में जाने से रोक रही थी, अन्यथा वो बहुत पहले ही स्पिरिट रिफाइनिंग का प्रयास कर चुका होता। पूरी शक्ति उजागर होते ही उसके हर वार ने भारी चांदी को पहले से कहीं अधिक रूपांतरित किया। धातु के साथ उसका जुड़ाव उसे नए शिखरों तक पहुंचा रहा था। यदि ये यूं ही चलता रहा तो उसके सफल होने की पूरी संभावना थी। स्पिरिट रिफाइनिंग का सबसे भयावह पक्ष था अचानक संबंध का टूट जाना। ऐसा होते ही धातु अपनी आत्मा खो देती और फिर से निर्जीव बन जाती। यही कारण था कि स्पिरिट रिफाइनिंग का प्रयास अत्यंत महंगा और जोखिम भरा माना जाता था। अनगिनत ब्लैकस्मिथ इसी चरण में असफल हुए और कभी नगली सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। प्रतिभा और कौशल के अलावा धन भी एक बड़ी बाधा थी। बड़े कुलों के समर्थन वाले ब्लैकस्मिथ्स के पास संसाधनों के बल पर सफल होने के अधिक अवसर थे।
तांगवुलिन की घूमने की गति और तेज हो गई। यदि उसे घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक आता तो ये प्रक्रिया और भी सहज हो जाती। दुर्भाग्य से उसे अपने योगदान अंकों को तांग संघ की सीक्रेट कलाओं की बजाय आध्यात्मिक वस्तुओं पर खर्च करना पड़ा। जैसे जैसे चांदी की रोशनी प्रखर होती गई और भारी चांदी का आकार घटता गया, तांगवुलिन के हथौड़े भी उसके साथ प्रतिध्वनित होने लगे और उसी रंग की आभा छोड़ने लगे। लाल रक्त रेखाएं हथौड़ों की सतह पर फैल गई। ये उसके रक्त बलिदान का चिन्ह था। ये दोनों हथौड़े पिछले कई वर्षों से उसके साथ ही रहे थे और अनगिनत प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइन किए गए टुकड़ों के साक्षी रहे थे। रक्त बलिदान के बाद उसने लगातार हथौड़ों को पोषित किया था और अब वे स्वयं भी प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइन बन चुके थे। जैसे ही दोनों हथौड़े एक साथ भारी चांदी पर गिरे, उनके बीच एक विचित्र संबंध स्थापित हो गया। ध्यान से देखने पर पता चलता कि तांगवुलिन के हथौड़ों का आकार भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और हर प्रहार के साथ वे और भी चमकदार बनते जा रहे थे। उसकी सोल पावर की खपत अत्यधिक थी। 10 मिनट बीत चुके थे और वो अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। जिस क्षण उसकी सोल पावर समाप्त होती, भारी चांदी के साथ उसका संबंध टूट जाता। शुरुआत भले ही सुचारू रही हो, लेकिन ये संबंध बेहद नाजुक था और किसी भी पल टूट सकता था। यदि स्पिरिट रिफाइनिंग असफल हो जाती तो ये भारी चांदी का टुकड़ा पूरी तरह बेकार हो जाता और उसकी आत्मा क्रोध में ब्लैकस्मिथ को निगलने का प्रयास करती। 4 रिंग वाला ब्लैकस्मिथ भी इस प्रतिघात से उबरने में लंबा समय लेता, तो फिर 2 रिंग वाले तांगवुलिन का क्या होता? संभव है वो कभी भी पूरी तरह ठीक न हो पाता। मैं क्या करूं? मेरी सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। भारी चांदी में अब जीवन की एक चिंगारी है, मगर मुझे इसमें और ऊर्जा भरनी है। मैं रुक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुक नहीं सकता। दृढ़ निश्चय के साथ तांगवुलिन का अगला कदम सबको स्तब्ध कर गया। उसने दोनों हथौड़ों को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और खाली हाथ से सीधे चांदी की सिल्ला को थाम लिया। हथौड़े का प्रहार एक पल के लिए भी नहीं रुका। जैसे ही उसकी त्वचा भारी चांदी से स्पर्श हुई, धातु की सतह से घना सफेद धुआं उठने लगा और तीखी सिसकारी की आवाज हवा में गूंजी। तीव्र पीड़ा से उसका हाथ कांप उठा। तापमान इतना था कि किसी भी व्यक्ति का हाथ पिघल सकता था, लेकिन तांगवुलिन इससे बच गया। उसकी हथेली से बस कुछ धुएं की लकीरें उठीं और बाहर से कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को वापस बुलाया और अपने स्वर्ण सोल रिंग का आह्वान किया। उसके हाथ पर सुनहरे शल्क उभर आए। दृढ़ निश्चय के साथ तांगवुलिन ने अपने शरीर में चुभती पीड़ा को दबाया। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी, लेकिन उसने थकान की लहरों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी सोल पावर हर सेकंड घटती जा रही थी। उसने संबंध बनाए रखा, अब सोल पावर की जगह रक्त तत्व से। तांगवुलिन ने दृढ़ स्वर में गर्जना की। उसके वस्त्र फटकर चिथड़े हो गए और उसका सुदृढ़ और सशक्त शरीर प्रकट हो गया। सुनहरे शल्क उसकी गठी हुई छाती और बाहों पर फैल गए। गोल्डन ड्रैगन बॉडी के प्रभाव से वे शल्क दमक उठे। सुनहरे शल्कों से एक स्वर्णिम कुहासा उठने लगा, जिसने भारी चांदी को अपने भीतर लपेट लिया। इसी के साथ वो फिर से धातु के चारों ओर घूमने लगा, अपने बाएं हाथ में पकड़े दोनों हथौड़ों से उसके किनारों पर लगातार प्रहार करते हुए।